फिर से हम आए हैं आपको बीजे व्यंजक में लेकर के लेक्चर 2 में चलेंगे आज हम। यानी कि कल आपको बहुत कुछ बताए थे ना, उसका टाइप्स होता है, प्रकार होता है, उसका जनरल फॉर्म होता है ना, उसका किसी भी घातीय हो चाहे द्विघातीय हो उसका व्यापक रूप कैसे लिख सकते हैं। उसमें बताए थे कितना पद होता है ना, यानी व्यापक रूप में जहाँ प्लस होते हैं वहाँ कॉमा लगा देंगे उसकी पद निकल जाएगी। तो आज हम चलते हैं बीजे व्यंजक का गुणांक में और बीजे व्यंजक का घात में। यानी कि फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल CRPLS मैथमेटिक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको जो भी वीडियो में अपलोड करें तो आपको तुरंत आपको वहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। तो चलते हैं आज। देखिए बीजे व्यंजक गुणांक में क्या लिखा हुआ, देखिए बड़ा आसान है, इसको लिखना नहीं चाहिए आपको। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ लेंगे क्या है ये बीजे व्यंजक का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे कि बीजे व्यंजक गुणांक यहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ बोलेंगे बहुपद का गुणांक। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुपद आपको 3.1 बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखना थोड़ा सा बीजीय व्यंजक का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक के चर मान में, देखिए बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, चर और अचर के मिलने से बनता है। तो चर मान में जो उपस्थित अचर होता है उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मैं एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, बीजीय व्यंजक का गुणांक बोलते हैं। एग्जांपल में ले रहा होगा 6x² - 5x + 6। तो कोई पूछे आपको कि x² का गुणांक बताइए, ध्यान सुनिएगा, x² का गुणांक। तो बच्चे देखो इसमें दो चीजें, एक तो ये अचर हो गया, ये हो गया चर, बताए थे ना, चर अचर मिलने से बनता है बीजीय व्यंजक। तो ये था अचर और ये था चर, तो चर का गुणांक अचर 6, तो x² का गुणांक कितना हो गया 6। अगर ये प्लस में है तब प्लस लिखेंगे और माइनस में रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। आपको पूछेगा x का गुणांक यानी x पावर 1 का गुणांक, ठीक है ना, 1 का गुणांक। देखो यहाँ x में कितना गुना है -5, क्या दे देंगे -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछेगा x पावर 0 का गुणांक, यानी कि किसी पावर 0 का गुणांक कितना होगा, सोचना, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना 1 लिख सकते हैं, ये को क्या कर सकते हैं, x पावर 0 कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। तो इस टाइप से आपको निकाला जाता है किसी भी व्यक्ति का गुणांक, किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणांक। जैसे कि एक जगह मैं लेकर दिखा दूं आपको, -7x³ + 4x और 4 और 3x² - 6x + 3, या फिर यहाँ पे नेगेटिव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 घात है ना, तो बीच में है तो कोई दिक्कत उससे नहीं, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं। x⁴ का गुणांक देखिए कैसे समझिएगा इसको, x⁴ का गुणांक कितना हो जाएगा, देखिए 6 प्लस में प्लस लिखेंगे, x³ का गुणांक, x गुणांक कितना हो गया -7 है ना, x² का गुणांक कितना हो जाएगा -3, x का गुणांक -6, और x⁴ का गुणांक तो क्या बोल देंगे 3। तो ये होता है गुणांक, ठीक है ना, कि जो चर मान में उपस्थित अचर होता है उसी को बोलते हैं गुणांक। अच्छा, अब आते हैं बीजीय व्यंजक का घात में, पावर ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक में महत्तम घात को ही, बीजीय व्यंजक में महत्तम घात को ही बीजीय व्यंजक का घात करते। देखो बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ से एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 6x³ + 5x10 + 6x9 + 7x11। ऐसा वो पूछा घात बताइए, तो देखो पहले सोचो कि इसको कौन सा बीजीय व्यंजक बोलेंगे। देखो यहाँ पे 11 घात है, क्या बोलेंगे, 11 घातीय बीजीय व्यंजक। वैसा बीजीय व्यंजक इसमें अधिकतम घात 11 होते हैं, 11। तो इसमें घात बोल रहा था, वो घात नो बोल रहा है, घात 3 भी है, 10 भी है, 9 भी है, 11 भी, पावर। तो 3 को बोलेंगे नहीं, मैंने क्या बताया था कि जो महत्तम घात होता है वही उसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे कि कहीं पर 2 घात लिखा रहा है, 2 से कम है तो क्या 2 घाती है, इसका मतलब उस बीजीय व्यंजक घात कितना है 2। तो महत्तम घात देखिए सबसे ज्यादा घात कौन है, 11। तो बोलेंगे इस बीजीय व्यंजक का घात हो जाएगा आपको 11। महत्तम घात देखना, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा घात है उसी को बोलते हैं घात। तो पूछ लेगा कि इसका महत्तम घात बताइए, क्या इसका घात है, क्या बोलेगा, घात रहेगा सर 4, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है 4। इसका बताएगा, क्या बोलेगा 2 हो जाएगा सर। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मन करे आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहीं लिखा है 7x9 + 6x² + 2x, अब इसका पूरा घात बताइए, क्या बोलेगा, घात बराबर हो जाएगा सर 9, क्योंकि महत्तम घात 9 ही है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, महत्तम घात को घात बोलते हैं। चूंकि ये पूछा कैमा घाती है, क्या बोलेगा 9वां घातीय बीजीय व्यंजक, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आपको समझने में, इसको आराम से लिखिए। अब है बच्चे
बीजीय व्यंजक का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। जैसे बीजीय व्यंजक में होता है सेम आपको बहुपद में भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये है क्या, जब चर के घात को आरोही यानी बढ़ते क्रम और एवं अवरोही यानी घटते क्रम में सजाया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक का मानक रूप कहते हैं। देखिए कहीं आपको बीजीय व्यंजक बिना फॉर्म में रहेगा, ना बढ़ते रहेगा ना घटते रहेगा, मैंने जहां तहां से रहेगा। जैसे देखा हुआ, देखिए 10 के बाद 2 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 4, 3, 11, 12। तो इसको सजाना है या तो आरोही, आरोही माने बढ़ते, या तो अवरोही यानी घटते क्रम। तो दो स्थिति में या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा देंगे तो उसका हो जाएगा बीजीय व्यंजक का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। जब चर मान के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है तो प्राप्त मान को बीजीय व्यंजक का मानक रूप कहते हैं। कैसे देखे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करना ऐसा कोई सा क्वेश्चन लिखा हुआ बोलता है कि मानक रूप में लिखिए, ठीक है ना। तो पहले इसको लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे कि बढ़ना का बात करें आपको कोई, तो कैसे बोलिएगा कि सर बढ़ने का नियम हुआ कि एक शुरू किए हैं, 1 2 3 4 5 बढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी को चढ़िए तो लोअर से कहाँ है हायर, तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो सबसे छोटा घात को लिखेंगे, ठीक है। इसमें खोजना सबसे छोटा घात कौन है, सबसे छोटा घात 2 वाला है यानी 6 फिर 3 वाला होगा, उसके बाद क्यूब, फिर 4 वाला होगा, 4 फिर 5 वाला होगा, 5 यहाँ पे नहीं है, उसके बाद 5 रहते क्या है 9 है, यानी कि 3x 9 फिर 10 है, 3x 10 फिर 11 है, 11 माइनस में कोई दिक्कत नहीं, 11 और फिर है 12, 3x 2 है। तो ये आ गया आरोही क्रम में स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मतलब कि ये सही फॉर्म है बहुपद जो भी बीजीय व्यंजक लिखने का तरीका। अगर जहाँ तहाँ है तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, लेकिन ये विधि उतना सक्सेस नहीं है, सक्सेस है बट इसे कोई लिखता नहीं है। जो अवरोही क्रम वाला है वो बड़ा मजेदार है, इसको सबको जानना चाहता है, सबको लिखना चाहता है इसको, अवरोही क्रम। हम भी ऐसे ही लिखेंगे आपको, यानी कि घटते क्रम। अवरोही मतलब घटते, देखिए घात को घटाना यानी छोटा से बड़ा करना, सॉरी बड़ा से छोटा करना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 12 है तो उसको उल्टा आप लिख दो तो हो जाएगा। या सबसे 12 को देखिए तो सबसे 12 के बाद कौन है 11 यानी 11 हो गया, फिर कौन है 10 तो 10 हो जाएगा, फिर कौन है 9 तो 9 हो जाएगा, फिर कौन है 2 4 तो 4 हो जाएगा, फिर 3 है तो 3 कर देंगे, फिर 2 है तो 2 कर देंगे। तो यही तो है यहाँ का ये बीजीय व्यंजक का मानक रूप। देखिए इस टाइप से लिखा हुआ बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ये बहुत प्रचलित है रूप इसका, ये बहुत कम चलता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। कहीं आपको घात अगर जहाँ तहाँ दिया रहे तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कहीं और लिखा रहा तो आराम से कर सकते हैं, कहीं लिखा रहा है क्वेश्चन इस तरह से होगा 6x 9 माइनस 6x 10 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको सजाना है आरोही या अवरोही क्रम में। तो आपको ज़्यादा फॉर्मेट ये प्रचलित है तो सबसे पहले इसी में सजा लेंगे, कौन क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है बच्चे। तो देखिए अवरोही मतलब क्या है, बड़ा से करना है छोटा। सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए माइनस वाला तो माइनस 6x होता है 10 हो जाएगी, प्लस फिर 6 वाला आ जाए प्लस में 6x 9, देखिए कहाँ कुछ में प्लस रहता है, ठीक है ना। प्लस यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो जाएगा आपका सही रूप। तो ये है अवरोही क्रम में। अब बीच में भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये अवरोही क्रम है घटना चाहिए, 10 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो यही है बीजीय व्यंजक का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। इसको आप समझ गए होंगे, आप आराम से लिखिए, कहीं आपको मिला जुला मिले तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, तब कुछ पे काम करेंगे, ठीक है ना। लिखो अब देखिए बच्चे, अब क्या है लिखा वहाँ पे कि बीजीय व्यंजक का मान, वैल्यू ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जब बीजीय व्यंजक में चर का मान दिया जाता है तो प्राप्त मान को बीजीय व्यंजक का मान करते हैं। देखिए बड़ा आसान है, ये मेरे पास बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए चर होता है ये x चर है, x चर देखो यहाँ एक के कोई x से खाली है, जब समान मिलता है तो उसको आगे पढ़ाएंगे एक चर वाला बीजीय व्यंजक। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, देखो यहाँ भी ये, यहाँ भी एक चर वाला है, यानी कि जो मिल जाता है जहाँ तक उसको बोलते हैं एक चर वाले। तो पहले इसका वैल्यू समझिए कैसे, यहाँ देखिए यहाँ x का मान देंगे, सपोज मानो कि हाँ x बराबर दे रहे हैं 0, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ये बीजीय व्यंजक है ना। तो जब उसमें चर का मान देते हैं, जो x y चर होता है उसको चर का मान देंगे, जो प्राप्त होगा उस मान को बोलेंगे बीजीय व्यंजक का मान।
दोस्तों सपोज माने कि समान 0 दे रहे हैं तो क्या होगा, तो वहाँ हो जाएगा जहाँ जहाँ x से क्या रखेंगे 0, अरे p तब p, जहाँ x से क्या रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x का 2 गुना 0 प्लस 1। इसको हल कीजिएगा बाबा तो 0 का स्क्वायर 0 होगा और 2 गुना 0 भी 0 होगा और प्लस 1 तो बने, यानी कि टोटल जुट क्या आ जाएगा 1। सोचिए अगर x का मान 1 देते हैं तो क्या होता है p1, जहाँ x से क्या देंगे 1, यानी 1 के स्क्वायर, तो 2 गुने 1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 गुने 1 2 और प्लस 1, टोटल जुट के आ गई है 3। तो यही तो है इसका मान। हम आगे 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा। अच्छा फिर x का मान 2 देंगे, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 1 9 हो गया। x का मान 3 देंगे, 4 देंगे, 5 कहाँ तक रहे, जहाँ मन करे आप वहाँ रख दीजिएगा। तो जो प्राप्त मान होगा ये हो गया बीजीय व्यंजक का मान। देखिए इसका मान हो गया 4, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ में लिखा रखा है q + 2a + 1। सपोज मान यहाँ से दूसरे मान शुरू करके देने के लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोलेंगे a का मान है, x नहीं है, क्या है a का मान 2 ले रहे हैं, तो यहाँ बोलेंगे p2। अरे जहाँ p आप p लिखेंगे, जहाँ a है क्या देंगे 2, तो सब जगह ये जगह 2 रखेंगे, यानी कि a का q है 2 का q प्लस 2 गुने ये था 2 गुने 2 और प्लस 1, तो 2 का q कितना होता है 8 और 2 दूना के 4 प्लस 1 8 और 12 1 13, ये 13 हो गया। सोचिए अगर a का मान 3 तो क्या होगा 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, a का q है 3 का q, 2 गुना a तो 2 गुना 3 प्लस 1, तो 3 का q 27 होता है, 3 दूना 6 होता है प्लस 1, इसको आप ऐड कर लीजिए तो 27 से कितना हो गया 33 और 1 34, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए a का मान 4 देंगे तो क्या होगा, यानी जहाँ a है वहाँ क्या लगा देंगे 4, तो p4, a का q तो 4 का q प्लस 2 गुने a तो 2 गुने 4 प्लस 1 तो 1। अब देखा ना से, तो 4 का q होता है 64 और प्लस 4 दूना के 8 और प्लस 9, तो 64 8 64 72 1 73। तो यही तो है, ये जो प्राप्त मान हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग बहुपद, सॉरी बीजीय व्यंजक का मान, ठीक है ना। सिर्फ बहुपद का मान ऐसे ही निकलता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है बात आपको क्लियर से। अच्छा अब है बच्चे बीजीय व्यंजक का शून्यांक, या इसका एक और नाम है मूल। तो शून्यांक क्या होता है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि जब बीजीय व्यंजक में चर का वैसा मान, बीजीय व्यंजक में चर का वैसा मान, वेरिएबल का वैसा मान देंगे जो बीजीय व्यंजक को शून्य कर देता है, उसे बीजीय व्यंजक का शून्यांक कहते हैं। देखो इसमें यहाँ a लिखा हुआ है, तो a का वैसा मान लेंगे जो पूरा को 0 कर देगा, यही हो गया शून्यांक। जीरोज ऑफ एलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जीरोज ऑफ एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ a का ऐसा क्या मान ले कि पुरुष को पूरा के पूरा क्या कर दे 0 कर दे। अगर a का मान -2 लेते हैं तो -2 और प्लस करें कितना आ गया 0। तो सर ऐसे कितना सोचेंगे, संभव है, सोचना नहीं है बच्चे, इसको कैसे सोल्व करना ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से बोलेंगे चूंकि पी ए बराबर कर लेंगे 0, ठीक है ना, समीकरण से होता है, मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, संगत समीकरण होता है इसका। तो मान लो संगत समीकरण से पी ए बराबर हो गया 0, संगत समीकरण पढ़ाऊंगा इसको तुरंत। देखिए जहाँ पी ए है उसको बराबर कर दे 0, तो पी ए का मान बोलो कितना लिखा हुआ है a + 2 लिखा हुआ है बराबर 0। अरे पी ए बराबर हम पर मान से मान लीजिए 0, संगत समीकरण जब भी आता है तो वह 0 के बराबर होता है या अचर पद के बराबर होता है, तो यहाँ कुछ 0 मानना पड़ेगा हमको। तो यहाँ देखो पी ए बराबर मान लिया 0, तो पी ए का मान बोलो a + 2, तो a + 2 बराबर क्या हो गया 0। देखो ये प्लस जो अगर 2 क्या चाहिए प्लस में ऊपर माइनस में, तो अगर 0 - 2 यानी कि कितना आ जाएगा -2, तो a का मान कितना आ गया -2। अगर a का मान हम -2 देंगे तो बच्चे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए जहाँ a लिखा हुआ क्या देंगे -2, तो -2 यहाँ पर सपोज मानो टिक्कर में कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो ये होता है बीजीय व्यंजक का शून्यांक। कैसे निकालेंगे फिर से देखिए यहाँ 2x + 4 लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करेंगे सर, संगत समीकरण लिखेंगे। इस बीजीय व्यंजक का संगत समीकरण यानी कि px बराबर 0 करेंगे, px बराबर 0, इस संगत समीकरण हो गया। px का मान बोल दो वहां से, सर px का मान है 2x + 4 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। अब क्या करेंगे बच्चे, ये 2x प्लस में ना पड़ी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x अभी पड़ी क्या होगा -4, 0 मत लिखना चूंकि -4 0 खत्म हो जाता है ना। अच्छा x में कितना गुना है 2,
तो गुना तो भाग आता, -4/2, 2 दूना के 4, -2 आ गया। तो x का मान अगर हम -2 देंगे तो पूरा बहुपद क्या हो जाएगा 0, नहीं तो ट्राई करके देखना यहाँ पे x का मान कितना लेगा -2, जहाँ 2 लिखा है वहाँ देंगे -2, x न है तो 2 हो गया +4, तो 2 दूना के 4, -4 और +4 करके क्या आ जाएगा 0। तो यही है इसका शून्यांक यानी कि 0। तो चर का वैसा मान देंगे जो इससे पूरा बीजीय व्यंजक को 0 कर देता है, जिसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक का शून्यांक। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद 0 करें, इसको हल कर लेंगे, जो आएगा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लिखिए। देखिए बच्चे समझ लेंगे, पहला लिखा हुआ है एक चर वाले बीजीय व्यंजक, दूसरा लिखा हुआ है 2 चर वाले बीजीय व्यंजक। मैं एक ही 2 लिखाऊंगा, होता है 3 चर भी, 4 चर भी, 5 चर भी, कितना उसे लिखिए। तो 1-2 समझ लेते हैं, बाकी सारे दिमाग में आपको सेट हो जाएगी। देखो ध्यान से कैसे। पहले लिखा हुआ है एक चर वाले बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, अगर जिसमें केवल और केवल एक चर होगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक चर होता है उसे एक चर वाले बीजीय व्यंजक कहते हैं। सर एक चर क्या, चर बताए थे जो बदलता, जिसका मान हमेशा क्या हो बदलते रहता है, जैसे कि ABCD पूरा वो क्या होता है चर। तो यहाँ पर समझ थोड़ा सा, इसमें केवल एक चर की बात करेगा। ठीक है ना, इसमें आप लिखा 6x² + 3x + 4 देखो ध्यान से +4 देखो ध्यान से। यहाँ पे जो है बच्चे वैल्यू 1 एक चर है। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ लिखा होगा 0, यानी कि जहाँ केवल एक चर होगा। देखो यहाँ 2 चर है क्या, x y मिला हुआ नहीं ना, केवल एक चर है, उसको बोलते हैं एक चर वाले बीजीय व्यंजक। अच्छा, कहीं लिखा है 3x 3a पावर क्यूब प्लस 4a स्क्वायर 6x² प्लस 4a प्लस 3, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी तो कोई एक चर है। क्यों, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ a पावर 0 हो जाएगा। तो जो वहाँ एक चर होता है, जहाँ सिंपली एक चर होगा, उसको हम बोलते हैं एक चर वाले बीजीय व्यंजक। जैसे कहें बच्चे अगर लिखा है 6x² प्लस 2xy प्लस 3z, इसको एक चर नहीं बोलेंगे। देखो इसमें क्या क्या x भी आया है, y भी आया है, z भी आया है, तो एक चर हुआ क्या, नहीं ना हुआ, मिक्सिंग हो गया जी। तो एक चर वाला नहीं होगा, देखो 3 चर हो गए, जैसे एक से एगो y एगो z, इसको बोलते हैं 3 चर वाले बीजीय व्यंजक। तो ये सही हुआ नहीं हुआ। तो हमको केवल चाहिए इसमें होगा वैल्यू 1 चर जिसमें एक चर होता है। ऐसे कुछ एग्जांपल आपको समझाते हैं। लिखा है 3z² प्लस 3z प्लस 3, तो ये भी क्या है एक चर वाला, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, यानी कि अगर सब जगह z की बात करेगा तो 1 एक चर हुआ। ठीक है, कहीं 2 आएगा तो 2 चर होगा, कहीं 3 आएगा तो 3 चर। से मैं 2 चर लिख के रखा हूँ कि 2 चर वाले बीजीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 चर होता है उसे 2 चर वाले बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जांपल समझ थोड़ा सा आप लोग, क्या है सर ये देखिए, यहाँ से 3x² प्लस 6y प्लस 3। अब देखो यहाँ पे जो है 2 चर, पहला तो x है, दूसरा y है, पहला x है, दूसरा y है, तो 2 चर हुआ ना, ये 2 चर वाले हो गया। इस एग्जांपल एक और मैं लेता हूँ यहाँ से कि 3x या 3pq 6q, देखो यहाँ p है, pq अलग है, q अलग है, यानी यहाँ पे p आया है वो q आया है, 2 चर हुआ ना, सेम तो हुआ नहीं। सेम यहाँ पे देखो दिख रहा था, यहाँ पे 2 तो हो गया, 2 चर वाले हो गया। एग्जांपल और प्लेस करते हैं बच्चे कि 6y² प्लस 6y प्लस 3z, तो ये देखिए यहाँ पे 2 चर है, इसको मत करना ये 3 हो गया सर, नहीं ये सामान्य है, एक y है, क्या है z है, यानी कि यहाँ पे हो गया आपको 2 चर। ऐसे काउंटिंग मत करना बच्चे कि सर ये y 2 हो गया 3 हो गया सर, नहीं बच्चे ये 3 चर नहीं होगा, क्योंकि y एक ही ना है, चर तो y है, क्या समझे। अच्छा z अलग है, तो 2 चर यहाँ पे है। वैसा ही कोई 3 चर के पूछ दे आपको, इस एग्जांपल में नीचे लिखा हूँ, कोई पूछ जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 चर वाला, थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे जगह 3x² प्लस 6y³ प्लस 3z और 4। अब देखिए यहाँ पे 3 चर हो गए, एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, एक z आ रहा है, इसको बोलेंगे 3 चर वाला। ठीक है ना, कितना लिखाएंगे, 4 चर होता है, 4 चर को पूरी तरह से होगा, क्या बोलेंगे x प्लस y प्लस z प्लस a, ये हो गया 4 चर वाला। कहीं 3 लगा दीजिए, कहीं 4 लगा, इससे कोई मतलब नहीं, स्क्वायर कर दीजिए, कहीं क्यूब कर दीजिए, है ना, ये कितना हो गया 4 चर वाला। तो क्या सबको लिखना संभव है, 3 4 5 क्यों सबको लिखेंगे, इतना समझ गए बात अपना।
देखिए लेकिन यहाँ कंडीशन था यहाँ कितनों पावर है उससे मतलब है, चूंकि यहाँ चर से मतलब है। यहाँ ओनली वन चर पूछ रहा है, एक चर वाला और दो चर वाला। कितना चर है, पावर कितना, उसे लेन देन हमको नहीं, केवल चर पूछ रहा है। और अगले जो बताएंगे आपको वो पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगा, चर पर भी और पावर पर भी। उसको समझेंगे पहले, इसको आराम से आप लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा, ये पता चलेंगे देता है एग्जाम में। लिखिए आइए बच्चे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक चर क्या होता है, दो चर क्या होता है, तीन चर क्या होता है, समझ गए तो आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलते हैं आपको एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। देखिए यहाँ बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं तो सब में बीजीय व्यंजक लगा रहे हैं। कहीं आएगा एक चर वाले रैखिक बहुपद, कहीं आएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। पढ़ना है 9th क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें एक चर के साथ साथ एक के घात होता है उसे एक चर वाले। अच्छा फिर यहाँ दो चर वाले, तो 10वां पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उससे मतलब हमको नहीं, अभी क्लास जो अभी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर माने एक घात होता है, बताए थे रैखिक बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें अधिकतम एक घात होता है उसको एक घातीय भी बोलते थे। इसका एक और नाम था रैखिक। तो रैखिक का मतलब ये होता है क्या, एक घात, ओनली वन घात, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, रैखिक, ठीक है। फिर लिखा वहां पे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर के साथ साथ एक घात होता है। तो पहले यहाँ तो एक चर वाले बात कर रहा, तो एक चर वाले बात के कारण क्या होगा, एक चर रहेगा, ठीक है। अब रैखिक बोल रहा है, रैखिक के कारण क्या हो जाएगा, एक घात रहेगा, डबल घात नहीं हो सकता, क्योंकि रैखिक कहता है कि ओनली वन घात होना चाहिए। और हम बोल रहे हैं एक चर एक चर रहेगा, यानी एक के चर में एक घात होगा। यहाँ दो चर बने होगा, ओनली वन चर में एक घात रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। जैसे कि एग्जांपल में आपको लिखा हुआ यहाँ पे कि बच्चे मैं लिखना चाहूंगा कि 3x और +4, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कई चर है, कंफर्म एक चर है और तो ज्यादा कहीं भी मिल नहीं रहा है, ओनली वन चर है, नो डाउट। अच्छा सर घात देखते हैं, घात एक है क्या, हाँ बच्चे घात यहाँ एक, यहाँ सर जीरो है, उससे क्या मतलब है, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही चर है, केवल x है और एक घात भी है। तो जो कंडीशन एक ऐसे कहीं लिख देंगे सर 3x स्क्वायर प्लस 4 होगा। अरे बच्चे ये होगा एक चर वाला बीजीय व्यंजक, रैखिक नहीं होगा, यहाँ कई घात हो गया, दो घात, तो ये फॉल्स कर गया। इसका नाम क्या पड़ेगा सर, इसका नाम पड़ेगा कि एक चर वाले द्विघातीय बीजीय व्यंजक। ध्यान से, अभी रैखिक माने एक घातीय, तभी एक चर द्विघातीय होगा, एक चर त्रिघातीय होगा, तो कितना लिखाएंगे, एक चर वाला एक घातीय, एक चर वाला दो घातीय, एक चर वाला तीन घातीय, चार घातीय, पांच घातीय, सबको संभव नहीं ना है। तो भाई समझ लेंगे फॉर्मेट किस तरह से सब होता है, सर काम भी कभी नहीं आएगा आपको। तो यहाँ देखना, यहाँ एक चर तो है, एक से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर हो रहा है दो, कहीं लिखा है कि 3x पावर है 3 + 6, अब क्या होगा। तो बच्चे यहाँ चर एक है, नो डाउट, एक चर वाला बीजीय व्यंजक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक चर वाला एकदम है, कंफर्म रहिए, ये एक चर वाला है एकदम, कोई डाउट इसमें नहीं है। लेकिन बच्चे इसका घात हो गया 3, तो क्या हो गया, एक चर वाले त्रिघातीय बीजीय व्यंजक। ये रैखिक नहीं हुआ, रैखिक मतलब घात होना चाहिए 1। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि सर 4y + 6, देखिए ये हो जाएगा एक चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ y एक ही चर है और पावर भी कितना है, एक, जिसमें एक चर और एक ही पावर होता है उसको बोलते हैं एक चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। कहीं बच्चे लिखा है आपको कि 4/3 + 3z, ये तो पहले फॉल्स कर गया, क्योंकि इसमें एक चर है ये नहीं, इसमें दो चर आ गए, कौन कौन, y और z। तो दो चर के बाद आगे करेंगे हम पहले, तो फिर समझ लेंगे, थोड़ा सा कोई ज्यादा कड़ा काम नहीं करना बच्चे, बहुत आसान है। फिर कहीं आपको लिखा रहा है इस टाइप से कि 6x का पावर 9 हो गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x। देखो यहाँ पे एक चर है, कोई डाउट नहीं, इसको बोलेंगे एक चर वाला बीजीय व्यंजक, लेकिन रैखिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पावर कितना आ गया, 9, तो हो जाएगा एक चर वाले 9 घातीय बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो आपको रैखिक पढ़ रहे हैं तो केवल एक घात होना चाहिए और एक ही चर होना चाहिए। आप आशा कर समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे कि मैं दो घात के यहाँ दो अचर वाले लिख के रखा हूँ, इसको दुघातीय से पढ़ाना जरूरी नहीं है कि दो घात पढ़ाई करना पढ़ाएंगे उससे तुमको, है ना, उतना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दो अचर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक, अब रहेगा दो अचर लेकिन घात कितना रहेगा, एक। रैखिक माने क्या होता है, एक ही होता है ना। तो दो अचर रहेगा, फिर तीन चर रहेगा, तीन चर वाले रैखिक रहेगा, चार चर वाले रैखिक रहेगा, पांच। कितना पढ़ना है तुम लोग को। फिर देखो यहाँ रैखिक से चल के दुघातीय पहुंचेंगे, दो चर वाले दुघातीय बीजीय व्यंजक, तीन चर वाले दुघातीय, कितना पहुंचेंगे तुमको, संभव है उतना नहीं। तो यहाँ फॉर्मेट समझ लेंगे, यहाँ लिखा हुआ दो चर रहेगा, दो चर लेकिन यहाँ जो घात रहेगा रैखिक यानी ओनली वन रहेगा, उसको बोलते हैं लीनियर है, अलजेब्राइक इक्वेशन इन टू है ये वाला। वैसा बीजीय व्यंजक इसमें दो चर होता के साथ साथ एक घात रहेगा, उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक बीजीय व्यंजक। एग्जांपल समझ लेंगे बच्चे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो चर, तो पहले 3x कर लेंगे और 4y कर लेंगे। यहाँ पे दो चर है, कोई दिक्कत नहीं है, x और y, और इसका पावर अगर 1 हुआ तब तो ठीक, अगर पावर 1 हुआ तो ये दो चर वाला रैखिक होगा। अगर चर तो दो समझ गया ना कि दो चर यहाँ पे है, लेकिन रैखिक पूछ रहा है, तो रैखिक मतलब 1 पावर, अगर 1 पावर हुआ बच्चे तो रैखिक हुआ, है ना। फिर समझ एग्जांपल, 3x प्लस 3z पावर कितना 1 1, ये रैखिक हो गया। कई चर है, दो चर। कहीं ऐसा लिख दे आपको कि 3x स्क्वायर और 6y स्क्वायर, ये क्या होगा, ये कैसा कौन सा एग्जांपल दिया गया आपको। तो बोलिएगा हाँ दो चर है सर, एकदम दो चर है, दो घात है सर, दो घात है। इसका मतलब क्या हुआ, दो चर वाले द्विघातीय बीजीय व्यंजक, दो चर वाले द्विघातीय बीजीय व्यंजक, इसका पढ़ना नहीं है आप लोग को। कहीं लिखा ना जाए 3/3 प्लस 3x3, अब क्या होगा, तो सर यहाँ पे दो चर है, कोई डाउट नहीं, दो चर देख रहे हैं सर, लेकिन घात 3 है सर। इसका मतलब हुआ कि दो चर वाले त्रिघातीय बीजीय व्यंजक, है ना। तो ये बड़ा आसान लग रहा है समझने में, कोई देख कहीं लिखा आ जाए बच्चे, आपको कहीं लिखा रहेगा 3x³ प्लस 4/3 प्लस 6z³, ये क्या हुआ सर, यहाँ तीन चर है, एक चर दो चर तीन चर, लेकिन घात कितना तीन है, ये हो गया तीन चर वाला त्रिघातीय बीजीय व्यंजक। कितना उसे पढ़ना आप लोग, फॉर्मेट समझ गए क्या ये होता है, ये आप सीख गए, ये बड़ी बात है बच्चे। तो आप यहाँ से नोट कर लो। अब चलते हैं बीजीय व्यंजक समीकरण लेकर के, आपको थोड़ा समीकरण क्या होता है समझ लेंगे, बाकी सारी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3.1 लेके चलते हैं हम। तो सर बोल रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं आप बीजीय व्यंजक, तो बताते हैं बहुपद से। अरे बच्चे जब एक साथ सांप भी मरा रहा है, लाठी भी नहीं टूट रहा है, तो कहाँ दूसरा काम करेंगे, वही काम करेंगे ना। सांप भी मरा जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा, यानी कहने का मतलब जब हम पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक, तो हमसे बहुपद तो जब बन रहा था, क्या दिक्कत है, बना के देख ले एक बार, एक दिन टाइम दे, उसमें क्या दिक्कत है आपको। हम देंगे 10 मिनट में टाइम, आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्यों ना बना लेंगे उसको, जब दोनों काम एक के बाद हो रहा है। तो 3.1 नहीं पढ़ाएंगे, 3.2 नहीं, 3.2 अलग हो जाता है, तो उसकी बात बाद में करेंगे अभी हम। तो फिलहाल इतना आप समझ गए, अब चलते हैं आपको समीकरण लेकर के, लिखिए। अब समझते हैं बच्चे, ये लास्ट है, इसके बाद थोड़ी खत्म हो जाएगी, फिर हम कल शुरू करेंगे बीजीय सर्वसमीका चैप्टर 4 9th क्लास का। ये इसका बेसिक था पूरा, है ना। तो कल हम शुरू करेंगे उसी को, तो कल आपको सारे को समझ में आएगा आपको, देखे ना। बीजीय व्यंजक का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन, क्या लिखा हुआ, ऐसा बीजीय व्यंजक जो अचर पद या शून्य पद के बराबर होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप कोई बीजीय व्यंजक लिख दो यहाँ से, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ कि 3x² प्लस 4x प्लस 4, और इसको शून्य पद या अचर पद के बराबर कर दो। मानो कि इसको कर दिए बराबर 2, तो 2 क्या है, अचर पद है। 2 क्या है, अचर पद है ना। 2 को बोलते हैं 1 2 3 4 5 अचर पद है, तो ये बराबर में आ गया, इस समीकरण बन गया। इसी को लिख सकते हैं ऐसे कि 3x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर कर दो 0। जब बराबर 0 कर दिए तो ये क्या आ गया, समीकरण। सर ये नहीं समझ में आया, अचर पद क्यों बोले, तो बच्चे देखो इसको चेंज करेंगे 0 में, 3x² प्लस 6x प्लस 4, ऊपर क्या प्लस में, ऊपर माइनस में, बराबर क्या हो गया 0। यानी कि 3x² प्लस 6x प्लस 4, 4 में से 2 गया, यानी कि 2 क्या 2 यानी बराबर 0। ये देखो समीकरण में आ गया, 0 में आ गया। यानी कि जब भी बीजीय व्यंजक को हम बराबर में 0 लगा देंगे या अचर कोई पद लगा देंगे तो हो जाएगा समीकरण में। लेकिन अचर पद आप ऐसे मेरा मतलब नहीं लगा सकते हैं ना, तो आपको बेटर लगाना होगा 0। तो कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें हम लगा देंगे 0, तो कहला जाएगा आपका समीकरण।
0 के बराबर इक्वल टू समीकरण। इसमें पूछेगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखना ध्यान से, कैसे पूछेगा? एक चर वाला, ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखो तो एक के चर होना चाहिए, इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x और +2। यहाँ कई चर है? एक चर। और रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात। देखो यहाँ कई घात? एक घात। तो बराबर लगा दिए 0, तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। यहाँ लिखल है 4y + 6 बराबर कर दे 0। देखो यहाँ कई चर है, केवल y दे यानी एक चर। कई पावर है? एक पावर बराबर क्या कर दें 0, तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। कहीं पूछेगा आपको कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है क्लास 9th में और ये पढ़ना है क्लास 10th में, है ना। देखो दो चर रहेगा, तो इसको दो चर देखिए पहले, तो 3x हो गया +4y, ठीक है ना। अब देखो तो दो चर हुआ और रैखिक बोल रहा है, तो दो चर समझ लेंगे पहले, 1 से y दो चर हो गया, और रैखिक मतलब क्या घात है? ये घात। देखो यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, अब बराबर लगा दिए 0, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। आप समझिएगा, कहीं लिखा है 3a + 4b बराबर कर दे 0। यहाँ वो कई चर है? a और b दो चर हो गया, पावर कितना है 1 1 बराबर लगा दे 0, ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। कहीं कहेगा एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, ध्यान रखना, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, तो एक के चर है क्या घात? दो घात। मान लो 3x² + 4 बराबर कर देंगे 0। तो देखो यहाँ पे कई चर है? ओनली वन चर है सर, बिल्कुल सही बात है। कई घात है? दो घात, जो हो गया एक चर वाला द्विघातीय समीकरण। कहेगा कभी कहेगा कि एक चर वाला द्विघातीय समीकरण, एक चर यानी कि लिखेंगे 3y ^ 3 और +6, कुछ ले सकते हैं, एक चर होना चाहिए बराबर 0। अब देखो यहाँ पे कई चर है? ओनली वन चर। कई घात है? 3 घात है। इसका मतलब हुआ कि एक चर वाला त्रिघातीय समीकरण, 0 लगा दिए। अच्छा, कहीं पूछेगा दो चर वाले द्विघातीय समीकरण, दो चर रहेगा दो घात, देखिए कैसे, तो लिखेंगे 3x² + 4y² बराबर 0। यहाँ कई चर है? दो चर, x और y, कई घात है? दो घात बराबर 0। कितना से लिखेगा? दो चर, 3 चर, 5 चर। तो आप इस सारा कॉन्सेप्ट समझ गए सर, ये है क्या एक्चुअली में, हो क्या रहा है। तो आज के बेसिक खत्म हो गए बच्चे, आपको लेके चलते हैं 3.1 में, उससे सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा। इसको नोट डाउन फास्ट। बात है कि सर आप बीजे व्यंजक पढ़ा रहे हैं या फिर बहुपद क्यों पढ़ाना शुरू कर दिए? नहीं बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीजे व्यंजक, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन से आपको बहुपद का एक चैप्टर बन जाएगा। इतना इंट्रो देना पड़ेगा। अगर बेहतर कंसेप्ट आप चाहते हैं तो पूरा इंट्रो समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप बीजे व्यंजक समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा चीज बहुत आपको दिमाग खुलेगा इससे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा हल्का चैप्टर है, कम से कम अगर एक चैप्टर बन जाता है तो बेटर है आपके लिए। क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में कौन है? एक चर में है और कौन एक चर में नहीं है। तो जो एक चर में होगा उसको एक चर बोलेंगे। इसे क्वेश्चन 1 लिख के रखना पड़े, थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सिंपल वे में, है ना, कि 4x² ±3x + 7। फिर क्वेश्चन हमें डायरेक्ट लेते हैं 6ठा नंबर कि 2x पावर 10 हो गया और y पावर 5 हो गया और z हो गया। तो बोलते हैं कौन एक चर वाला होगा। देखो ध्यान से, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये हो गया एक चर वाला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ y, यहाँ पे z एक चर में नहीं हुआ, बस इतना ही करना है। जो एक चर में होगा उसको लिखेंगे एक चर में है, जो एक चर में नहीं है उसको क्या बोलेंगे? चर में नहीं है। यहाँ कई चर देखो, एक चर, दो चर, तीन चर, एक चर में है, ये नहीं है। एक क्वेश्चन बन गया, कितना आसान लग रहा है। तो इसलिए मैं बता रहा आपको ताकि पूरा ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन एक चर में? ये ना है खाली, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे x से y, z, तीन चर में यहाँ पे हो गया, बन जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहता है बच्चे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक पूछ रहा है आपसे बच्चे, तो कहीं देखिए लिखा हुआ है पहला में कि 2x³ और मान लेते हैं -x² + x। अब देखिए पूछ रहा है x² का गुणांक लिखिए, केवल x² का गुणांक लिखिए। यहाँ से बोलेंगे x² का गुणांक, तो आप लोग बताइए कि x² में कितना गुना है। तो पूछने तो क्या रहता है, एक कितना, एक -1 है ना। तो x² गुना कितना हो गया? -1। बच्चे इसके आगे पूछने तो क्या है, एक है ना, एक गुना तो रहता सब में,
अरे गुणा मतलब गुना, तो एक्स स्क्वायर में कितना गुना है, एक तो गुना रहेगा, लेकिन यहाँ क्या लगा माइनस, तो -1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, जहाँ जहाँ से देखिए कहीं क्वेश्चन में इसका गुणांक लिखा ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में है कि √2x - 1। आप क्या करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है जी, नहीं है तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0। अरे नहीं है तो क्या होगा, मानो आप प्लस कर देंगे और लिखेंगे 0 गुना एक्स स्क्वायर, कितना जाएगा 0। और जहाँ पे नहीं रहेगा उसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कहीं पे नहीं ना है, तो क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का बहुपद है, तो निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखिए, घात। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 5x 4 + 4x³ + 10। अब बोले इसका घात लिखिए, तो महत्तम घात को घात कहते हैं, महत्तम घात 4 है, घात बराबर कितना हो गया बच्चे 4। कोई दिक्कत नहीं समझने में, कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन एक लिखा हुआ है चौथा नंबर, लिखा हुआ सिंपल 20। अब इसका घात बताइए, बताए थे सुनघातीय बहुपद, आप सुनघातीय बीजीय व्यंजक क्या बताए थे कि नीचे यहाँ कुछ क्या रहेगा एक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो एक कैसे आएगा x⁻0 यानी कि 20x⁻0, इसका घात हो जाएगा टोटल 0। जहाँ अचर पद मिले उसका घात क्या बोलेगा, डायरेक्ट 0 बोलेंगे, कहीं लिखा है 6 घात बोलो 0, यहाँ कुछ घात है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। ये बात आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आपको सारी बात क्लियर होगा, सब कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं आपको। तो सर पूरा नहीं बता रहे हैं, तारे पहला तुमसे पूरा बन जाएगा, तुम कल कैसे ले रहे पूरा में, तुम बनाना, जो नहीं बने कमेंट में पूछना कि नहीं बना क्वेश्चन हमसे, क्या दिक्कत है। आइए 4 कहता है, 4 के पहला में कि 25 घात का एक पद, एक नहीं द्विपद, 25 घात का द्विपद। चलिए और लिखा हुआ है और 200 घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। अब देखिए ये क्या कह दिया, तो बहुत लोग लड़का धड़क जाएगा कि सर ऐसे नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 घात का एक द्विपद लिखना है। तो सिंपल समझो कि 25 घात कैसे आएगा, तो बोलेंगे x⁻25। अब कई पद कह रहा है, दो पद दे, तो कुछ और जोड़ो अपना मन से, हो गया दो पद, एक पद दो पद, कई घात वाला हुआ 25 घात वाला, कहानी खत्म, बन के तैयार है। ये उदाहरण लेना है, 25 घात तो होना चाहिए, कई पद पूछ रहा है, दो पद ले लिए। तो सर आप कुछ लगा सकते हैं अपना मन से, एकदम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन है। इसका जो है आंसर नहीं मिलेगा आपसे, अब कुछ ले सकते, 25 घात पूछ रहा होगा, तो यहाँ क्या बोलेंगे 22 बोल सकते हैं, यहाँ 6 बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 200 घात का एक के पद लेना है, तो मान लो कि 22 कर दिया 200, कई घात हो गया, एक पद है 200 घात हो गया, बन गया। कहीं 1/2 लिखेगा, 1/200 लिखेगा, कहीं 3 1/200 लिखेगा, क्या दिक्कत है, केवल आपको एक पद होना चाहिए, 200 घात होनी चाहिए, 200 घात कर दो, बाकी तुम कुछ लिखो उससे कोई मतलब है। अब पद देखना कितना पद बोल रहा है, तो यहाँ 22 कितना हो गया 200, आंसर बनकर तैयार है। इसी में और बोलता है कि 20 घात के 2 पद या फिर 37 घात के 3 पद, 37 घात लेना है, 3 पद लेना है, तो मान लो 37 घात, तो 1/37 हो गया, 3 पद बोल रहा है, तो उसे कम लिख सकते हो, 37 से कम तो क्या हो जाएगा 36, जो थोड़ा मन करे लिख दो, 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घात बताए थे ना, अधिकतम घात और घात कहते हैं, तो सबसे ज्यादा कितना होगा, उससे कम सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत उससे। जय पद बोले, कई 3 पद बोला, 1 पद 2 पद 3 पद हो गया, ये सारा समझ में आ रहा होगा, नो दिक्कत, नो डाउट। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए कौन कौन एक पदी, कौन द्विपदी। क्वेश्चन नंबर ये 5 से यहाँ पे लिखा हुआ है x² - x, कई पद इसमें 2 पद है, देखिए ना से प्लस माइनस कोई पद कर देना, तो कोई एक पद और 2 पद, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ 3, इसमें कई पद है, एक ही पद है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ 5वां में 2x, कई पद है, एक पद मत गिना, 2 पद है, 1 और 2 एक ही पद है, ये जुड़ा हुआ है ना, 2x लिखा हुआ था, एक पद हो गया। इसे कहीं लिखा था 586, कई नंबर बोलते हैं, एक नंबर में हो जाता 5,8,6 3 में हो गया, है ना, तो यहाँ पे जुड़ा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारी बात समझ रहे होंगे। दिक्कत है किसी को समझने में, नो तकलीफ, तो यहाँ से आप थोड़ा सा नोट करो वैसे 1 मिनट के अंदर, फिर आगे आगे चलते हैं आपको हम 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। फर्स्ट 6 और 7 एक क्वेश्चन आप जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कैसे दिया है समझ लेंगे, थोड़ा सा क्या दिया हुआ यहाँ पे
निम्नलिखित बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इतना का मान निकालना कब, जब x का मान यहाँ 0 रखेंगे निकल जाएगा आपसे, x का मान 1 रखेंगे निकल जाएगा, x का मान -3 रखेंगे निकल जाएगा। लेकिन मैं एक बता देता हूँ, अगर कहीं माना हुआ नहीं रहे तो मान लेंगे, माना कि px बराबर, इसको px माना कितना लिखा हुआ 5x स्क्वायर 2x प्लस 3, ऐसा मान लीजिएगा। अगर नहीं माना हुआ रहे तो px नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, px मान लेंगे, ठीक है ना। अब पहला क्या करता है, x का मान 0 लीजिए, x का मान लेते हैं 0, जहां जहां x है क्या देंगे 0, देखो p एक क्या आ गया x क्या देंगे 0, तो सब लगा दो 0, तो 5 गुने x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 प्लस 3, देखें क्या होता है यहाँ पर, तो 5 गुने 0 का स्क्वायर 0 और 2 गुने 0 0 और प्लस 3, तो यहाँ 5 गुने 0 और माइनस 0 प्लस 3, तो ये पूरा पूरी कितना आ गया 3। तो ये तो बताए थे ना बहुपद का मान में, बहुपद का नहीं सॉरी बीजीय व्यंजक के मान में ऐसा ही निकलता है। कहीं आपको बोलेगा कि x का मान 1 रखे तो बोलेंगे x बराबर 1, तो p जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 1, p x आप लिखा हुआ ना, लिखो वहाँ से, तो p1 बराबर 5 गुने x स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 2x, तो 2 गुना 1 प्लस 3, तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुने 1 2 प्लस 3, तो 5 गुने 1 5 माइनस 2 प्लस 3, देखो प्लस में कौन कौन है, 5 प्लस में 3 प्लस में, तो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया इक्वल टू 6, इसका आंसर 6 हो गया। तो बड़ा आसान था इसको निकालने के लिए, थोड़ा समझने का हेल्प था। देखिए जैसे आप नहीं समझ पाए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आप समझ जाएंगे। ऐसे इसमें क्वेश्चन बहुत सा बहुपद दिया, एक तो मैं एक दो लिख के रखा हूँ, दो ही लिखाऊं, निम्नलिखित बहुपद का प्रत्येक बहुपद के लिए किसका p0 p1 p2 का मान निकालना है। अरे जहां देखो कुछ लिखा रहे p बाई यहाँ पे है ना, तो p बाई का मान देखो 0 पर निकालेंगे, 1 पर निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे, फिर pt लिखा हुआ है तो pt का मान 0 पर 1 पर 2 पर, कैसे तुरंत फाइव लिखेंगे। यहाँ p बाई है तो पहला क्या लेंगे p0, तो बच्चे जहां p वहां p लिखे, तो जहां बाई था क्या लिखा गया 0, तो जहां जहां बाई है सब जगह देंगे 0, तो बाई का स्क्वायर है 0 का स्क्वायर प्लस बाई तो 0 प्लस 2, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 यानी कि इक्वल टू आ गया आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक सारे बात समझ गए नहीं समझा रहे, 0 के 0 प्लस 2 तो कितना आएगा 2 आएगा बउआ। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है p1 निकाल दीजिए, इसके लिए क्यों निकालना पड़ेगा p1, तो p1 तो जहाँ p वहाँ p लिखा है, जहाँ बाई क्या लिखा गया 1, जहाँ जहाँ बाई वहाँ देंगे 1, तो बाई का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, फिर बाई तो 1 और 2 तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 कितना अच्छा। फिर लिखा हुआ p2, जहाँ देखो p का p लिखा है, जहाँ बाई क्या लिखा है 2, क्या बोलेंगे बाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बाई तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तो 4 2 6 2 8। ये समझ में आ रहा सारे बातें आपको, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है समझने में। फिर से देखो pt लिखा हुआ है तो 5 प्लस 3 प्लस 2 t3 प्लस t4, ऐसा बहुत क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्या निकालें इसके लिए 0, तो पहला हो गया p0 यानी p जहाँ t क्या लिखा गया 0, जहाँ t है क्या देंगे 0, जहाँ t क्या देंगे 0, यानी कि 5 प्लस t का मान 0, तो 2t3 तो 0 का q प्लस t4 तो 0 का 4, यानी कि 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कितना आ गया 5। और जहाँ देखो p1 निकालेंगे अभी, जहाँ p वहाँ p लिखा है, जहाँ t क्या लिखा गया 1, तो 5 प्लस t का मान 1 प्लस 2t3 तो 1 का q प्लस t4 तो 1 का 4, यानी 5 आ गया ये प्लस 1, 2 गुने 1 1 की 1 का 1 जोड़ दीजिए 5 6 6 2 8 8 1 9। अरे p2 निकाल सकते हैं ऐसा ही करके, जहाँ p वहाँ p लिखा है, जहाँ t क्या कर दिया 2/2, कोई दिक्कत नहीं है आपको सारी बातें में। 5 प्लस t का मान 2 तो 2t3 तो 2 का q प्लस 2 का 4 तो 2 का 4, तो 5 प्लस 2 गुने 2 का q 8 होता है, 2 का पावर 16 होता है, यानी कि 5 प्लस 2 प्लस 8 गुने 16 प्लस 16 16 16 32 32 और 2 34 5 39, ये हो गया आपको 39 आंसर। तो इसी टाइप से निकालना है आपको, से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे सारे बनेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, बनेगा नोट के तुरंत आगे बढ़ते फिर आप क्या है पूरा खत्म करते इसको। जी अब हम आपको 8 पर लेके चल रहे हैं, ये बड़ा आसान है, थोड़ा समझ लेंगे, सेम पिछला टाइप से है लेकिन थोड़ा समझने का हेर फेर क्या है इसमें कर दिया है कि निम्नलिखित बहुपद px का मान a पर ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 तथा यहाँ a का मान दिया है -2। अच्छा बताइए आप, यहाँ है x और यहाँ दिया a का मान दिया, हल होगा नहीं ना हल होगा, यहाँ रहना चाहिए कोई x का मान,
तो क्वेश्चन गलत है सर, नहीं, यहाँ लिख दिया है कि px का मान कहाँ पर करें ज्ञात, a पर ज्ञात करें, यानी कि जहां पहले x लिखा वहां a रखिए, उसके बाद a का मान दिया, उसके बाद उसको हल कीजिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे लिखे pa है, px है, जहां पहले क्या रखेंगे a रखें, जहां जहां x है वहां वहां a रखना पड़ेगा, 3a² प्लस 8 है प्लस 4। अब यहाँ बोलेंगे कि a का मान कितना दिया है -2। अब क्या करेंगे कि जहां a का मान लिखा हुआ वहां कितना लिखेंगे -2, ठीक है ना, यानी कि p लिखेंगे, यहाँ a दिया, a बराबर -2, जहाँ -2 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। 3a का स्क्वायर ये -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 गुना a, तो a का मान वो ये -2 प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। 3 तो -2 का स्क्वायर देखिए कैसे होगा, -2 गुने -2, देखो माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4, तो -2 का स्क्वायर प्लस में आता है, ठीक है ना, तो प्लस 4 हो गया, 8 तो कोई प्लस माइनस 8 दूनी के 16 और प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, 4 तिया 12 और -16 प्लस 4, देखो ध्यान से क्या करेंगे इसको, तो 12 और 4 देखो ये प्लस में भी प्लस में, 12 4 16, 16 - 16 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 10 नंबर कहता है कि 10 नंबर में पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, 10 मिनट ऑटोमेटिक बन जाएगा आपसे। क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थिति में बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। जैसे कि यहाँ a का मान दिया 2, अब बोलेंगे कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, है ना। शून्य कब होता है, जब बताए थे कि चर का वैसा मान जो पूरा बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो हल करेंगे बच्चे, सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, अगर 0 आ जाए तो इसका बहुपद का शून्यक होगा, अगर नहीं आए तो शून्य का नहीं होगा। तो इसमें जो 10 नंबर क्वेश्चन है आपको सारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्यूशन करिएगा, वहां एक समान दिया रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे 10 में लिखा हुआ क्या बच्चे कि px बराबर 3x + 1 और x का मान दिया -1/3। अब इसको हल करेंगे, यानी कि जहां px का मान कितना दिया -1/3, तो जहां x है क्या लिखेंगे -1/3 प्लस 1, 3 3 कट गया, -1 + 1 बराबर कितना आ गया 0। अगर 0 हल करने के बाद आ जाएगा, इसका मतलब ये x इसका शून्यक है, अगर नहीं आया शून्यक नहीं है, तो 10 नंबर आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी समझ गए होंगे आप, a का मान निकालना है तो जहां पहले x है पहले a लिखेंगे और a का मान दिया -2, उसको हल करेंगे, जितना मान है वो एक आंसर। अच्छा दूसरा क्या कहता है, इसको दूसरा बहुत आसान है, ये जो नंबर है इसको मैं बताने वाला नहीं हूं। देखो कैसे, यहाँ देखो px का मान दिया है, px बराबर लिखा हुआ है x² - 5x + 4, यहाँ qx का मान दिया है x³ + 1। तो पहला क्वेश्चन था कि p1 गुने q1, यानी p1, तो यहाँ p1 का पहले मान निकालेंगे, जहां x है वहां 1 रखेंगे, इसको हल करेंगे। फिर q1 का मान निकालना है, तो q1 जहां x है वहां 1 रखेंगे, इसको हल करेंगे। जो भी आएगा, सपोज मान लो कि p1 का मान आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब q1 का मान आएगा 2, तो क्या कहता है p1 गुना q1, तो p1 गुना q1, तो p1 का मान 3, q1 का मान 2, 3 गुना के 6, हल में आ जाएगा। फिर p1 बटा q1, तो p1 का मान 3 आया था, अब p2 का 2, तो 6 3 बटा 2 आंसर हो गया। फिर कहा था p2 निकालिए, यहाँ पे 2 दे देंगे, हल करेंगे, q2 दे देंगे, हल करेंगे, दोनों गुना जोड़ देंगे, कितना आंसर आएगा, ये बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। समझने में दिक्कत नहीं होगा आपको, थोड़ा सा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए आप थोड़ा सा, है ना। फिर चलते हैं आपको लेकर 11 नंबर में, 11 बहुत आसान है, बताया इसको क्वेश्चन ऐसा, फिर से लिखो तुरंत फास्ट। बच्चे ये भी बताया गया आपको थ्योरी में, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे, बस क्वेश्चन फटाफट बनेगा। देखो फास्ट देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य। अब देखो कैसे करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के पहले क्या बताइए, समीकरण बनाइए। तो बोलेंगे इसका कि इस बहुपद का संगत समीकरण, समीकरण मतलब 0 के बराबर कीजिए, तो px बराबर क्या हो गया 0, बताते हैं सब पद्धति में, है ना। px बराबर 0, तो px का मान बोलो, तो x + 5 हो गया सर बराबर 0। ये क्या चीज में, प्लस में ऊपर t, माइनस में, तो 0 - 5, यानी कि x कितना आ गया -5, ये हो गया सर शून्य, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। फिर से यहाँ पे इसका लिखेंगे, तो यही बात लिखेंगे, इस बहुपद का संगत समीकरण, तुम्हें लिखना पूरा होगा, यानी कि px का मान क्या हो गया 0, तो px का मान बोलो, तो 2x - 5 बराबर 0।
देखो यहाँ पे क्या चिन्ह में है, माइनस में ऊपर डी प्लस में लिखा गया, एक्स में कितना गुना है 2 गुना तो भागा तो 5/2, एक्स का मान हो गया आंसर, शून्य निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बताया गया आपको अच्छा से। फिर से समझ लेंगे, फिर लिखेंगे इसका संगत समीकरण, संगत समीकरण यानी px बराबर 0, px का मान बोलो 5x, तो 5x बराबर 0, x का मान निकालना है ना, तो x में कितना गुना है 5 गुना का भागा, यानी कि ऊपर में 0 नीचे 5, ऊपर 0 मान क्या होता है 0, x का मान आ गया 0। यहाँ समझते हैं, ये देखो सर 5 2 के बाद 3 होता है, नहीं वो प्रभाग आपकी किताब में 5वां दिया हुआ है, तो मैं इसको बन जाता है आपसे, मतलब कि 3 4 बच जाएगा, इससे मैं 5 बताया हूँ। देखो यहाँ पे 8वां लिखा क्या गया है कि px बराबर px प्लस q है, तो बोलेंगे संगत समीकरण, सेम प्रक्रिया, संगत समीकरण यानी कि क्या हो जाएगा बबुआ, देखा जाता है यहाँ px बराबर हो जाएगा 0, यानी कि px का मान बोले तो px का मान है px प्लस q बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, हमको x का मान निकालना है, ऊपर डी क्या चीज में प्लस में, ऊपर डी माइनस में, x में कितना गुना है p गुना तो भागा, तो x हो गया माइनस q बटा p, ये पूरा पूरा का वो ऑल बन गया, आपसे सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं बने वो पूछेगा, ठीक है बच्चे। तो आपका होमवर्क आ गया एक्सरसाइज 3.1, ठीक है ना, पूरा बना कर नोट डाउन। तब तक ले बाय एंड टेक केयर, गुड लक, ठीक है।